इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से होते हैं, तो उसमें अपन ने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था। जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसके अंदर कल अपन ने डिस्कस किया था लोकल बैंकर्स के ऊपर। आज का जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है मनी लेंडर्स, और इसके बाद हम चिट फंड जो एक और नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मनी लेंडर्स क्या होता है, जनरल इसके देखा जाए तो मनी जो लैंड मनी देने वाले हो जाएंगे इसके अगर मीन से निकाले तो, ठीक है ना। लेकिन ये लोकल बैंकर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लोकल बैंकर्स तो एज ए पढ़ा था उसको, एज ए बैंक की तरह वर्क करती हो, ठीक है ना। एक फर्म्स हो सकती है, पर्सन हो सकते हैं, ये उससे थोड़ा डिफरेंट ही है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज द नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, या तो आप इसको नॉन ट्रेडिशनल नहीं, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है ना। ये एक आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कह सकते हो, या फिर कह सकते हो आप इसमें मनी कह सकते हो आप। तो बताया जा रखा है ये ट्रेडिशनल, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल और ट्रेडिशनल दोनों का मीन्स एक ही होता है। ट्रेडिशनल मीन्स जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं काफी टाइम पहले, जिसमें बैंक नहीं हुआ करते थे, उस समय इनका एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो इनके बाद देखा तो ये एक ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब आप जानते ही हो, जो आपको क्रेडिट देता है, जो आपको लोन देता है, जो आपको पैसे देने का काम करता है। ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कैपिटल। बताया जा रखा है, यानी इनको जो लोन प्रोवाइड करने का जो बेस होता है वो रहते हैं उनकी ओन कैपिटल, उनकी खुद की कैपिटल के बेस पर। यानी इनके पास जितना पैसा होता है, जितना इनके पास मनी होती है, ये उसी के बेस पे क्या करते हैं, यानी लोन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्योंकि ये बैंक जैसा बिल्कुल भी वर्क नहीं है कि इनके पास में किसी पर्सन की सेविंग होती है, इनके पास में इकट्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका खुद का पर्सनल ओन कैपिटल होती है, और जितनी कैपिटल होती है उसी कैपिटल के बेस पे क्या करते हैं, ये लोन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये बैंक का जो कैरेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन इनका ऐसा काम नहीं है। ये किसी भी पब्लिक से यानी कोई कॉमन पर्सन से यानी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब आप इनके पास में अपनी सेविंग को डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो, एज अ बैंक के वर्क नहीं करता है। दे जनरली प्रोवाइड स्मॉल पर्सनल लोन्स, ध्यान में ज्यादा कि ये लोन देते हैं, लेकिन कौन से स्मॉल पर्सनल लोन देते हैं, और लोन की जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी स्मॉल होती है। एंड चार्ज वेरी मच, चार्ज देते हैं बहुत ज्यादा, हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम बोरोवर्स। कहने का मतलब होता है ये जो स्मॉल जो आपके पर्सनल लोन को प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में जिनका चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी क्या होती है, वेरी हाई होती है। यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, ये बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लोन की जो कैटेगरी है वो स्मॉल पर्सनल लोन्स होता है, जानना स्मॉल छोटा बड़ा लोन, जैसे कि अलग अलग जैसे इनके पास में सोर्सेज होते हैं, जितनी इनके पास में कैपिटल है ना उसके अकॉर्डिंग लोन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट रिमेंबर दैट स्मॉल पर्सनल लोन्स एंड वेरी मच हाई इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड लोन्स बेस्ड ऑन कस्टमर प्रॉपर्टी, और इनका जो कस्टमर को लोन दे रहे हैं, कोई भी कस्टमर से आ रहा है उनको लोन देने का जो काम करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर देते हैं। कि जैसे कि मैंने कल बताया था, इसके लिए आपको कुछ मॉर्गेजेस पढ़ा था कल अपन ने, यानी कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी इनके पास में रखनी पड़ती है, और ये कुछ जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितनी उसकी वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी कस्टमर के पास प्रॉपर्टी अगर अच्छी है, अच्छी रेट की है, रेट उसकी ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो ये ज्यादा लोन देते हैं। अगर उसकी वैल्यू कम है तो ये लोन का जो क्राइटेरिया है वो भी कम रखते हैं। यानी कस्टमर की जैसी प्रॉपर्टी है, कस्टमर जिस तरह की प्रॉपर्टी लेके जाएगा उसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। दे आर कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेटिव एज द चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, मतलब इनको एक्सप्लॉयटेटिव माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बोरोवर्स के एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, यानी उनको मतलब एक्सप्लॉयटेशंस मींस यू नो कि मतलब उनका अननेसेसरी, मतलब कहने का मतलब उनको परेशान इरिटेट करने का, या उनको मतलब कह सकते टीच करने का काम करते हैं। क्योंकि पहले इन्होंने दे दिया कि जैसे कि उनको माना गया है, या मनी लेंडर्स मानते हैं कि वो हाई इंटरेस्ट रेट को चार्ज करते हैं, यानी पैसा दे रहे हैं, जब आपकी नीड है तभी आप पैसा ले रहे हो, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी होती है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, नाउअडेज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लेंडर्स रिड्यूस।
अभी के टाइमिंग के अंदर बताया जा रहा है, अभी जो कुछ अभी टाइमिंग में देख सकते हो तो मनी लेंडर्स की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो गई, यानी वो कम हो गई है। रीजन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विस है वो अब एक्सपेंस हो गई, यानी वो बढ़ गई है। यानी अब पहले सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज लिमिटेड सोर्सेज थे, जैसे मनी लेंडर्स लिमिटेड था गांव वाले एरियाज के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर, लोकल बैंकर्स एंड लिमिटेड क्राइटेरिया था, तो वो अपने हिसाब से या वो अपने अकॉर्डिंग क्या थे, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देते थे, और जो पर्सन थी उनकी भी एक मजबूरी हुआ करती थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी के पास में जो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि वो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, यानी क्रेडिट ले सकते हैं, कहीं से भी लोन ले लेते हैं। इसी वजह से जो मनी लेंडर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस हो रही है, जो रिड्यूस होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। ये मनी लेंडर्स के बारे में और लिख सकते हैं, उनके बारे में पहले अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल की अपन ने कैटेगरी पढ़ी थी कि इनके पास पेपर वर्क बहुत कम होता है, लिमिटेड लिटिल पेपर वर्क होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करते हैं, इनका कोई टाइम पे फिक्स नहीं होता है, वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर, ठीक है ना। और बताया जा रहा है कि ये अपने पर्सनल प्रॉफिट पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। और ले सकते हैं इसके अंदर कि इनका डे टाइम वगैरह वगैरह फिक्स नहीं होता है, या फिर अपन ले सकते हैं कि ये इनको कंट्रोल करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, इसमें और लाइन ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मनी लेंडर्स के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो इसमें बता दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा चिट फंड। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है चिट फंड। हम पढ़ रहे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसमें अपन इससे पहले मनी लेंडर के बारे में पढ़ा था। अभी आ रहा है चिट फंड, यानी एक तरह का ये एक चिट नेम से समझ आओगे आपके चिट फंड क्या होता है कि इसमें एक कुछ जॉब की स्कीम होगी, चिट निकाला जाएगा, ये ऐसा कुछ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ये, लेकिन ये थोड़ा एक ऑर्गेनाइज तौर पे होता है, थोड़ा बड़े लेवल पे होता है। क्या है इसके बारे में पढ़ते सबसे पहले, ऐसी कंपनी, एक कंपनी होती है which manage operates and directs चिट प्लान इज नोन एज चिट फंड कंपनी। यानी ऐसी कोई कंपनी होती है जो क्या करती है, चिट जो प्लान होता है कि जो प्लान सेटअप किया जाता है उस प्लान को मैनेज करने का, ऑपरेट करने का और डायरेक्ट करने का जो काम जो कंपनी करती है उसी कंपनी को चिट फंड कंपनी कहा जाता है। यानी कोई भी कंपनी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, जो क्या करेगी, कोई प्लान डिसाइडेड होगा, उस प्लान को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना, रनिंग में लाना और साथ में डायरेक्ट करने का काम जो कंपनी करती है उसी को अपन चिट फंड कंपनी कहते हैं। चिट फंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन प्रोवाइडिंग लोन्स। दो काम करती है, तो चिट फंड जो कंपनी होती है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जो सेविंग करने की जो हैबिट होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको डेली के 5 रुपीज इकट्ठा करना है, डेली के 10 रुपीज इकट्ठा करना है, डेली के 100 करना है, तो डेली 100 इट मींस वीक में 700 और मंथ में 3000। तो ये क्या करता है, छोटी छोटी जो स्मॉल जो हमारी जो सेविंग की हैबिट होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग लोन्स को प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है, चिट फंड कंपनी करती है। यानी इसको अगर हम लाते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग स्कीम होती है, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, वीकली भी स्कीम होता है या इसमें मंथली भी स्कीम होता है ना, मंथ से आगे नहीं होता है, वीकली और मंथली दोनों स्कीम होती है। तो दोनों ही स्कीम्स होती है जिससे कि हमारी जो हैबिट होती है सेविंग करने की उसको प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू, और साथ में लोन को प्रोवाइड करने का काम चिट फंड कंपनी के थ्रू किया जाता है। क्या है इसमें, अंडर दिस, इसके अंडर में क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्लान वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिट देयर शेयर। बताया जा रहा है कि इस प्लान इसमें होता है कि चिट फंड जो आपके प्लान इसमें क्या है, तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लान जिसमें अपन इन्वॉल्व किया है कि अपन 200 मेंबर्स इसके अंदर, ये ऑल मेंबर्स हो गए, प्लान किया कि हमने इस तरह से वर्क करना है, हमें मंथली इतना पे करना है, मंथली मतलब कह सकते हैं इतना इसमें कंट्रीब्यूशन देना है। तो जितना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे मेंबर्स आते हैं और साथ साथ में वो अपनी जो शेयर होता है उसको डिपॉजिट करवाने का काम भी करते हैं। कि जैसे अपन ने डिसाइड कर लिया कि जैसे 100 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, अब हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, हर मंथली अपन 2000 क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारा प्लान है, इस प्लान के अंदर कौन आएंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और साथ में क्या करते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो अपना डिपॉजिट होता है उसको जो जितना उनका शेयर है कि भाई मैं 2000 मंथ का करवा रहा हूँ, ये मेरा शेयर है, ठीक ना, तो उसको डिपॉजिट देने का काम करते हैं। टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, वो बात का मैटर है,
लेकिन इसे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो प्लान बोलते हैं, ये प्लान कहता है कि इतने मेंबर्स है, इतना इतना हम इकट्ठा करेंगे, तो ये प्लान हो गया। तो इसमें सारे मेंबर्स इसके अंदर आते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और साथ में क्या करते हैं, वो अपने डिपॉजिट होता है, जो शेयर होता है उसको डिपॉजिट करवाने का काम करते हैं कि सारे मेंबर्स 100, सबका शेयर कितना है, पर पर्सन शेयर कितना है 2000, तो उसको शेयर को डिपॉजिट करने का काम इसमें करते हैं। और जो भी इसमें स्कीम के अंदर जो भी इक्वल होता है, कहने का मतलब अगर कोई पॉलिसी किसी में इम्प्लीमेंट करें तो सभी को इक्वल ही होती है, ठीक है ना। आगे लिखा टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट इज गिवन टू वन मेंबर बाय द ड्रॉ और ऑक्शन, मतलब बताया जा रहा है कि जो भी मतलब इसके अंदर कहते हैं कि टोटल डिपॉजिट की, जैसे कि मंथ में अगर हमारे पास में अगर ये आ रहा है 200 आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन स्कीम की है कितनी ईयर्स तक अपन स्कीम की है, सपोज कर लो 12 मंथ की, तो इसका मतलब 12 मंथ में कितना डिपॉजिट करवा देगा 2400, ये इसका क्या हो जाएगा 2 मंथ, यानी 1 मंथ में कर रहा है, ठीक है ना। पर मंथ की कितनी है 2000, 1 ईयर का प्लान है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो टोटली इतना कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी इसका टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 24,000 का हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो ये अभी इसको आएंगे वापस समझना है कि टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट इज गिवन टू वन मेंबर बाय द ड्रॉ और ऑक्शन। ड्रॉ का मतलब कह सकते हो जैसे कि कुछ अलग सब स्लिप्स होती है, सबकी चिट होती है, उसको निकाला जाता है। अब जिसका नंबर आ गया तो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा, जितना उस प्लान के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन शेयर देगा वो उसको दे दिया जाता है। या ऑक्शन का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी वो बोली भी लगती है, ठीक है ना, कि भाई जैसे कि भाई मेरे को इस बार मेरे को मंथ में इतनी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, ठीक है ना। या मान लो अलग जो अमाउंट होता है 24,000 इकट्ठा हो रहा है, तो इसको भी मैं 20,000 में ले रहा हूँ, मेरे को दे दीजिए, या 20,000 दे दीजिए। उसके बाद कोई 18 आता है, कोई 16 आता है, तो जो लास्ट ऑप्शन होती है कि लास्ट जैसे 15,000 लास्ट हुआ है, तो एटलीस्ट जो लास्ट इसकी बोली लगाता है उसको वो दे दिया जाता है। कहने का मतलब होता है कि जो डिपॉजिट जितना करेगा वो दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है हर एक ड्रॉ के थ्रू मतलब वो एक पर्सन को मिल जाएगा। ऑल मेंबर्स हैव टू टेक पार्ट इन द ऑक्शन और ड्रॉ। जो ड्रॉ का डेट होता है या ऑक्शन होती है जिससे में लगाई जाती है, कोई डेट डिसाइडेड होती है कि इस दिन अपन ड्रॉ निकालेंगे, तो उसमें सारे मेंबर्स का वहाँ पर होना क्या होता है, पार्ट होना कंपल्सरी होता है, वो लेते ही है। कंपल्सरी होता है कि भाई आपको उस ऑक्शन के अंदर उस ड्रॉ के अंदर आना ही है। द मेंबर्स हु इज रेडी टू एक्सेप्ट अमाउंट विद मैक्सिमम रिबेट इज कॉल्ड प्राइस बायर। कहने का मतलब होता है जैसे कि अगर ड्रॉ निकला तो ड्रॉ पे जैसे कि मान लो अपना नंबर आ गया, ठीक है ना यार, अपन मान लो मेरा नंबर निकल गया, अगर मैं उस चीज पे एक्सेप्ट करता हूँ, हम चाहे तो कह सकते हैं भैया अभी मेरे को नहीं चाहिए, किसी और को भी दे सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे जो ड्रॉ में जो हमारा नंबर आया है, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया, या कह सकते हैं मैक्सिमम रिबेट का मतलब मैंने बताया था आपको बोली के अंदर कि जैसे किसी ने बोला कि भाई मेरा 24,000 इकट्ठा हुआ किसी पर्सन का, तो उसने बोला मेरे को नीड है, तो भाई मेरे को 23 चाहिए, 1,000 चलो मैं नहीं लूंगा। किसने बोला नहीं मैं 22 में ले लूंगा इसको, किसने बोला नहीं मैं 20 में ले लूंगा, किसने बोला मैं 19 में ले लूंगा। तो जो लास्ट रिबेट होता है कि जैसे लास्ट इसके पैसे किसी ने नहीं बोला तो वो जाएगा प्राइस बायर, यानी कहने का मतलब जो प्राइस होता है उसको बायर करना, उसको खरीदने वाला वो बन जाता है। जो मैक्सिमम जो मतलब या तो जो ड्रॉ के थ्रू जो ड्रॉ निकला है, इस ड्रॉ में जिसने डायरेक्टली मनी एक्सेप्ट कर लिया वही प्राइस बायर है। या फिर जैसे कि मैंने बताया था बोली लगती है कि भाई किसी ने कहा कि मतलब हमें 22 में चाहिए, किसने 20 का बोल दिया। जो लास्ट जिसके बाद में कोई भी मतलब इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है कि हाँ भाई ये चीज मेरे को ही चाहिए, तो उसको दे दी जाती है, वो प्राइस बायर बन जाता है। एवरी मंथ वन मेंबर्स गेट देयर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ विनर। हर एक मंथ ये जो सिस्टम होता है ड्रॉ का सिस्टम, ऑप्शन सिस्टम, ये हर एक मंथ किया जाता है, और हर एक मंथ के अंदर क्या होता है एक विनर होता ही है, और किसी न किसी पर्सन को वो जो अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है। हर मंथ ड्रॉ निकलेगा तो कुछ किसी न किसी का तो नंबर आएगा, तो हर मंथ में एक विनर होता है, प्राइज विनर। द मेंबर हु बिकम्स विनर वंस इज नॉट इंक्लूडेड अगेन इन ड्रॉ और ऑप्शन। बताया जा रहा है कि अगर एक बार एक पर्सन का अगर विनर बन गया, एक बार उसने पैसा ले लिया, ठीक है ना, उसका ड्रॉ में नंबर आ गया, तो सेकंड टाइम क्या होता है वापस जो ड्रॉ का, हालांकि उसका मेंबर रहेगा, प्लान वैसे नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम उसको उस ड्रॉ के अंदर ऑप्शन में उसको इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज पर्टिकुलर आपका नंबर 6 है, 6 नंबर आपका आ गया, ठीक है ना, अब आपका एक बार जो ड्रॉ निकला उसमें 6 नंबर आ गया, तो उस 6 नंबर को वापस उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यू आर अ मेंबर ऑफ दिस प्लान बट यू आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इन ड्रॉ स्कीम, ठीक है ना, ड्रॉ या ऑप्शन में वापस से आपको इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। ये इसकी स्कीम होती है। चिट फंड कंपनी गेट्स अ
फिक्स्ड कमीशन फ्रॉम द मेंबर्स बताया जा रहा है कि इनका जो चिट फंड जो कंपनी होती है, ठीक है ना, जिसका क्या फिक्स कमीशन होता है मेंबर से जैसे कि इनका मतलब होता है जैसे कि किसी को नीड हो गया बाय द वे, जैसे किसी को पिछले बोलने में मैं तो टोटल इतना फील करूंगा, मेरे को इतना देना है 1 ईयर के अंदर कि भी 1 ईयर में तुम अमाउंट कितना दोगे या इतना अमाउंट हम दे देंगे। किसी को बीच में से नीड होगी कभी मेरे को तो ड्रॉ में नंबर भी नहीं आया मेरे को ऐसे चाहिए तो उसको वो चीज़ दे दी जाती है, वो पे कर दिया जाता है जितना वो सबमिट करेगा। इस पर क्या होता है फिक्स कमीशन या वगैरह कुछ लगाया जाता है कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर आप इतने इंटरेस्ट फिक्स होता है, पहले सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, पहले से डिसाइड होता है कि अगर बीच में किसी को नीड होती है तो 2% या 3% जो आपके इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है ना, उसमें वो उनसे ले लिया जाता है, यानी चेंजेस करने का काम नहीं होता है। The winner also has to continue paying his installment every month in a chit fund plan। इसके बाद बताया था कि अगर आपका अगर एक बार विनर बनेंगे ड्रॉ में आपका नंबर आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप प्लान के मेंबर होते हैं, आपको एवरी मंथ हर एक मंथ में जो आपका अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट होती है वो आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है जब तक ये टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। अगर आपके फर्स्ट मंथ में अगर आपका ड्रॉ में नंबर आ गया तो आपको पूरा 12 मंथ तक वो जो अमाउंट होता है उसको आपको सबमिट करवाना पड़ता है। चिट फंड स्कीम और आर ऑल्सो रन बाय द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एक्सेट्रा। अब बात आती है इसको रन कौन करता है, इनको रन करने का काम होती है कुछ ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल जो आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इसको रन करते हैं, यानी कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो भी इसको रन करने का काम करती है, जो फाइनेंशियल वर्क करती है, जो पैसों का कह सकते हैं क्रेडिट करना या फिर डिपॉजिट करने का काम करती है, वो भी इसको मतलब रन करने का काम करती है। सेकंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है कि सब सारे फ्रेंड्स मिलकर भी स्कीम को रन कर सकते हैं या कोई रिलेटिव होती है वो भी इसको रन कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको समझा होगा आपने, ये होता है कि एक स्मॉल एक सेविंग कहने का मतलब ये डिपॉजिट करने का काम करते हैं, पर मंथली क्या होते हैं मंथली या वीकली क्या करते हैं ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जैसे एक डेट डिसाइड होती है मंथ के अंदर, उस डेट में क्या करता है ये उस डेट के अंदर ड्रॉ करने का काम करते हैं कि इस डेट को यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉ में जिसका नंबर आ जाता है उसको वो अमाउंट दे दिया जाता है। सारा अमाउंट नहीं, ध्यान रखना इसमें अमाउंट कितना जितना वो पे करेगा टाइम पीरियड में जितना वो पे कर रहा है वो उतना अमाउंट उसको दे दिया जाता है। और अमाउंट देने के बाद में कहते हैं वापस जो सेकंड टाइम ड्रॉ होता है उसमें उसका नंबर नहीं आता है या उसमें उसको इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, लेकिन उसको पूरी इंस्टॉलमेंट है जो टाइम पीरियड की पहले से फिक्स होती है वो सारी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कंटिन्यू पे करनी पड़ती है। इसको रन करने का काम कुछ ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं या कुछ अनऑर्गेनाइज फ्रेंड्स रिलेटिव इनका ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कर सकता है। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कैटेगरीज में शायद नहीं आएगा क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल भी या इसको बिल्कुल इसमें इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के अंडर में आने का कुछ काम भी नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आते, ये अलग एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे SHO सेल्फ हेल्प ग्रुप। थैंक यू।